जाकर अपनी औकात देखो पहले। ये शोरूम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। बेटा मेरी औकात की बात मत कर। मैं किसान हूं, हम मिट्टी से सोना उगाते हैं। बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उस दिन शहर का मौसम बहुत अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। उमस इतनी ज्यादा थी कि सड़क पर चलने वाले लोगों का पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था। इसी उमस भरी दोपहर में शहर के सबसे पॉश इलाके में बनी एक कांच की बड़ी सी इमारत के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े गंदे थे, धोती पर मिट्टी के दाग लगे थे और पैरों में जो जूते थे वो शायद 10 साल पुराने रहे होंगे। उसका नाम रामकिशन था। वो बार बार अपनी जेब टटोल रहा था, जैसे यह यकीन कर रहा हो कि जो वो लाया है वो सुरक्षित तो है ना। इस कांच की इमारत के अंदर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। यह रॉयल मोटर्स का शोरूम था, जहां एक गाड़ी की कीमत इतनी थी कि एक आम आदमी पूरी जिंदगी काम करके भी शायद उसका टायर भी ना खरीद पाए। रामकिशन ने एक गहरी सांस ली, अपनी पुरानी पगड़ी को ठीक किया और शोरूम के ऑटोमेटिक दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि इस शोरूम के अंदर खड़े हर इंसान को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो वो मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक अपमान की नहीं है। यह कहानी है उस औकात की जो कपड़ों से नहीं बल्कि इंसान की नीयत और मेहनत से बनती है। क्या रामकिशन अपना सपना पूरा कर पाएगा या अमीरों की यह दुनिया उसे कुचल देगी? जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से होनी चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मैं हूं आपका पीटी साहब और चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। रामकिशन जैसे ही उस शोरूम के बड़े से कांच के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। रामकिशन एक पल के लिए चौंक गया। गांव का सीधा साधा किसान जिसे टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं थी, उसे लगा शायद किसी ने अंदर से दरवाजा खोला है। उसने हाथ जोड़कर हवा में ही धन्यवाद किया और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाहर जहां शोर धूल और गर्मी थी, वहीं अंदर एकदम शांत माहौल था। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा ने रामकिशन के पसीने से भीगे चेहरे को ठंडक पहुंचाई। फर्श इतना चमकदार था कि रामकिशन को उसमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने डरते हुए अपने कदम बढ़ाए कि कहीं उसके गंदे जूतों से या शीशे जैसा फर्श गंदा ना हो जाए। शोरूम में उस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ अमीर लोग सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहे थे और सेल्समैन उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों के फीचर समझा रहे थे। रामकिशन की नजर सामने खड़ी एक चमचमाती काली कार पर पड़ी। वह कार इतनी खूबसूरत थी कि रामकिशन की बूढ़ी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी के अलावा अगर कुछ चलाया था तो वो थी उसकी पुरानी साइकिल। आज अपने बेटे के लिए कार खरीदने का सपना उसे यहां तक खींच लाया था। उसका बेटा विदेश से पढ़ाई करके लौट रहा था और रामकिशन चाहता था कि जब उसका बेटा एयरपोर्ट पर उतरे तो वो उसे सरप्राइज दे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा बेचा था। वो धीरे धीरे उस काली कार की तरफ बढ़ रहा था। उसके चलने की आवाज उस शांत शोरूम में अजीब लग रही थी। उसके जूतों से चरचर की आवाज आ रही थी। शोरूम के कोने में खड़ा शोरूम का मैनेजर विक्रम अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। विक्रम एक घमंडी और बदतमीज किस्म का इंसान था। उसे लगता था कि दुनिया में सब कुछ पैसा और ब्रांडेड कपड़े ही होते हैं। उसने महंगे सूट पहन रखे थे, हाथ में महंगी घड़ी थी और बालों में इतना जेल लगा था कि एक भी बाल अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। विक्रम की नजर जैसे ही रामकिशन पर पड़ी, उसका माथा ठनक गया। उसने फोन पर बात करना बंद कर दिया और अपनी नाक सिकोड़ ली जैसे उसे कोई बदबू आ गई हो। विक्रम ने अपने पास खड़े एक जूनियर सेल्समैन, जिसका नाम रोहन था, उसे कोहनी मारी और इशारा करते हुए बोला, देख रहे हो रोहन, आजकल के गार्ड्स भी अपना काम ठीक से नहीं करते। कैसे कैसे भिखारियों को अंदर आने देते हैं। ये शोरूम है या कोई धर्मशाला? रोहन एक नया लड़का था। उसके दिल में अभी का दुनियादारी की चालाकी नहीं आई थी। उसने विक्रम को टोकते हुए कहा, सर हो सकता है वो किसी काम से आए हो, हमें पहले पूछ लेना चाहिए। विक्रम हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर था। उसने कहा, काम से? अरे उसकी शक्ल देख, उसके कपड़े देख, जिसके पैरों में ढंग का जूता नहीं है वो यहाँ क्या काम से आएगा?
शायद भीख मांगने आया होगा या फिर एसी की हवा खाने। तू रुक, मैं अभी इसे बाहर का रास्ता दिखाता हूं। रामकिशन इन सब बातों से बेखबर उस कार के पास पहुंच चुका था। उसका हाथ कांप रहा था। वो उस कार को छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था कि जिस चीज के लिए उसने अपनी मेहनत की कमाई जोड़ी है वो असल में कैसी है। जैसे ही उसने अपना खुरदरा और मेहनत से सख्त हो चुका हाथ कार के बोनट की तरफ बढ़ाया, पूरे शोरूम में एक तेज आवाज गूंजी। ए बुड्ढे, दूर हट! खबरदार जो गाड़ी को हाथ भी लगाया तो। यह आवाज विक्रम की थी। वो तेजी से चलते हुए रामकिशन के पास आया। उसके जूतों की थक थक आवाज से रामकिशन सहम गया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रामकिशन ने डरते हुए विक्रम की तरफ देखा और बोला, बेटा मैं तो बस देख रहा था। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे? विक्रम ने रामकिशन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर रामकिशन की धोती पर गई जिस पर खेत की मिट्टी लगी थी। उसकी नजर उस फटे हुए कुर्ते पर गई जिसके बटन शायद धागे से लटक रहे थे। विक्रम ने घृणा से मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में बताऊं? अरे ओ चाचा, ये कोई खिलौना नहीं है जो नुक्कड़ की दुकान पर मिलता है। इसकी एक सर्विस का खर्चा इतना है जितने में तेरा पूरा घर बिक जाएगा, और तू कह रहा है कि तुझे इसके बारे में बताऊं? चल निकल यहां से। यहां सिर्फ वो लोग आते हैं जिनकी जेब में पैसा होता है और शरीर पर ढंग के कपड़े। रामकिशन को बहुत बुरा लगा। उसकी उम्र विक्रम के पिता जितनी होगी, लेकिन विक्रम उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई जानवर हो। रामकिशन ने अपनी इज्जत को संभालते हुए कहा, बेटा कपड़ों से इंसान को मत आए, तौलो। मैं यहां भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं ग्राहक हूं। मुझे यह गाड़ी खरीदनी है। मैंने सुना है यह शहर की सबसे अच्छी दुकान है, इसलिए यहां आया हूं। यह सुनकर विक्रम और जोर से हंसा। उसने ताली बजाई और शोरूम में मौजूद बाकी स्टाफ और ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने जोर से कहा, देखो भाई साहब, आज का सबसे बड़ा जोक, ये महात्मा जी यहां गाड़ी खरीदने आए हैं, वो भी हमारी सबसे महंगी एसयूवी। अरे काका, तुमने कभी साइकिल के अलावा कुछ चलाया भी है या बस सपने में ही गाड़ी चला लेते हो? जाकर अपनी औकात देखो पहले। ये शोरूम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। रामकिशन की आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी जेब से एक मैला कुचैला रूमाल निकाला और अपना पसीना पोंछा। उसने कहा, बेटा मेरी औकात की बात मत कर। मैं किसान हूं। हम मिट्टी से सोना उगाते हैं। अगर हम खेत में न जाएं तो तुम जैसे लोग भूखे मर जाएंगे। और रही बात पैसों की, तो मैं पैसे लाया हूं। यह कहकर रामकिशन ने अपने थैले में हाथ डाला। विक्रम को लगा कि शायद यह कोई पुराना 10-20 का नोट निकालेगा, लेकिन रामकिशन ने जो निकाला उसे देखकर एक पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं। रामकिशन ने नोटों की गड्डियां निकाली। 500 के नोटों की कई गड्डियां। वो नोट नए नहीं थे, उनमें मिट्टी की महक थी। वो मेहनत के पसीने से भीगे हुए नोट थे। रामकिशन ने वो गड्डियां पास पड़े एक टेबल पर रख दी और फिर थैले से और गड्डियां निकालने लगा। देखते ही देखते टेबल पर नोटों का ढेर लग गया। रामकिशन ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, गिन लो बेटा, पूरे 25 लाख हैं। अगर कम पड़े तो बता देना, अभी बैंक से और मंगवा लूंगा। मुझे यह गाड़ी अभी चाहिए, कैश पेमेंट करूंगा। शोरूम में सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक रामकिशन का मजाक उड़ा रहे थे वो अब हैरानी से उन नोटों को देख रहे थे। लेकिन विक्रम का घमंड अभी भी नहीं टूटा था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसे लगा कि एक गंदे कपड़े पहनने वाले किसान ने सबके सामने उसे कैसे जवाब दे दिया। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तेरे जैसे आदमी के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता। और ये नोट देख कितने गंदे हैं, इनमें से बदबू आ रही है। कहां से चोरी करके लाया है ये पैसे, या फिर किसी का मर्डर किया है? तेरे जैसे आदमी के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता। और ये नोट देख कितने गंदे हैं, इनमें से बदबू आ रही है। हमारे शोरूम का स्टैंडर्ड है, हम ऐसे गंदे नोट नहीं लेते। उठा अपना यह कबाड़ और दफा हो जा यहां से। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुझे अंदर करवा दूं, निकल जा यहां से। रामकिशन हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा यह मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने अपनी जमीन बेची है। यह चोरी का पैसा नहीं है। तुम बैंक में चेक कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। विक्रम ने अब हद पार कर दी। उसने रामकिशन के कंधे पर हाथ रखा और उसे धक्का दिया। रामकिशन लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। उसके कुछ नोट जमीन पर गिर गए।
विक्रम ने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई, राम सिंह, इस पागल को बाहर निकालो और ध्यान रखना दोबारा यह इस बिल्डिंग के आसपास भी न दिखे। हमारे वीआईपी कस्टमर्स को परेशानी हो रही है। गार्ड दौड़ा दौड़ा आया, उसे भी नौकरी का डर था। उसने न चाहते हुए भी रामकिशन का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। रामकिशन ने एक बार मुड़कर विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा दुख था। उसने धीरे से कहा, बेटा, आज तुमने एक ग्राहक को नहीं, एक पिता के अरमानों को धक्के मारकर निकाला है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, समय सबका बदलता है। आज तुम्हारा दिन है, शायद कल मेरा हो। विक्रम हंसते हुए बोला, जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। समय सिर्फ उसका होता है जिसके पास पावर होती है, और तेरे पास सिर्फ बदबूदार कपड़े हैं। चल निकल। रामकिशन को शोरूम से बाहर निकाल दिया गया। वो चिलचिलाती धूप में सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नोटों का थैला उसके सीने से लगा हुआ था। अंदर शोरूम में विक्रम अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वो अपने साथियों से कह रहा था, देखा कैसे भगाया उस भिखारी को। साला यहां आकर रौब झाड़ रहा था। पैसे दिखाकर सोचता है कि हम झुका जाएंगे। अरे, रॉयल मोटर्स का स्टैंडर्ड है, हम किसी ऐरे गैरे को गाड़ी नहीं बेचते। रोहन चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो मैनेजर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आधा घंटा बीत गया। विक्रम अब अपनी केबिन में बैठकर लंच कर रहा था। तभी बाहर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पहले एक गाड़ी की, फिर दूसरी और फिर कई गाड़ियों के सायरन एक साथ बजने लगे। शोरूम के अंदर मौजूद लोग घबरा गए। सबको लगा कि शायद कहीं आग लग गई है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। विक्रम भी खाना छोड़कर बाहर आया। उसने देखा कि शोरूम के बाहर 3 पुलिस की जीप और 2 काली रंग की लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी हैं। पुलिस की जीप से इंस्पेक्टर और कई सिपाही तेजी से उतरे। उन्होंने शोरूम के गेट को घेर लिया। विक्रम के पसीने छूटने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उन काली गाड़ियों में से एक का दरवाजा खुला। उसमें से शहर के सबसे बड़े बैंक के रीजनल मैनेजर मिस्टर गुप्ता उतरे, और दूसरी गाड़ी का दरवाजा खुला तो उसमें से एक और आदमी उतरा। विक्रम ने गौर से देखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा किसान रामकिशन था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ शहर के नामी वकील मिस्टर देसाई भी थे। रामकिशन ने अब भी वही कपड़े पहन रखे थे, वही धोती, वही फटा हुआ कुर्ता, लेकिन उसके चलने का अंदाज बदल गया था। अब उसके चेहरे पर वो लाचारी नहीं थी जो आधे घंटे पहले थी। अब उसकी आंखों में एक आग थी। विक्रम दौड़ते हुए बाहर आया। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को सैल्यूट किया और घबराहट में पूछा, सर क्या हुआ? इतना पुलिस फोर्स, कोई गड़बड़ हो गई क्या? और ये बूढ़ा आदमी फिर वापस आ गया। मैंने इसे अभी भगाया था। सर, आप इसे गिरफ्तार करने आए हैं क्या? जरूर इसने वो पैसे चोरी किए होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था। इंस्पेक्टर ने विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज पूरे परिसर में गूंज गई। विक्रम का गाल सुन्न हो गया। वो अपना गाल पकड़कर खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, जुबान संभाल कर बात कर। तुम जानते हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यह कोई चोर नहीं है, यह श्रीमान रामकिशन जी हैं, इस शहर के सबसे सम्मानित जमींदारों में से एक। और जिस जमीन पर तुम्हारा यह कांच का महल खड़ा है ना, उस जमीन के असली मालिक यही हैं। विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो हकलाते हुए बोला, क्या मालिक? लेकिन मालिक तो कंपनी है, यह कैसे हो सकता है? तभी वकील मिस्टर देसाई आगे आए। उन्होंने अपने ब्रीफकेस से कुछ कागज निकाले और विक्रम के मुंह पर लहराए। उन्होंने कहा, मिस्टर विक्रम, शायद आपने अपनी कंपनी के एग्रीमेंट ठीक से पढ़े नहीं। यह जमीन रामकिशन जी के परदादाओं की है। उन्होंने यह जमीन के परदादाओं की है तुम्हारी कंपनी को 99 साल की लीज पर दी थी। और उस लीज एग्रीमेंट में एक क्लॉज नंबर 42 है, जिसे शायद तुम भूल गए या तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। उस क्लॉज में साफ लिखा है कि अगर जमीन के मालिक या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इस परिसर में कोई भी दुर्व्यवहार होता है या उन्हें अपमानित किया जाता है, तो यह लीज उसी वक्त रद्द मानी जाएगी और जमीन का कब्जा तुरंत मालिक को वापस मिल जाएगा। विक्रम का रंग पीला पड़ गया। वो कांपने लगा। उसने कहा, लेकिन सर, मुझे पता नहीं था, मैंने तो बस। तभी बैंक मैनेजर मिस्टर गुप्ता बोले, और रही बात पैसों की, रामकिशन जी हमारे बैंक के सबसे पुराने और सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक हैं। इन्होंने जो पैसे तुम्हें दिखाए थे, वो इन्होंने आज ही सुबह अपनी एक और जमीन बेचकर जमा किए थे। वो लीगल पैसा था और
तुमने उस पैसे को गंदा बताकर लेने से मना कर दिया। तुमने न सिर्फ एक ग्राहक का अपमान किया बल्कि भारतीय मुद्रा का भी अपमान किया है। अब तक शोरूम का पूरा स्टाफ बाहर आ चुका था। रोहन भी वहां खड़ा था। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि घमंडी विक्रम को सबक मिल रहा है। शोरूम के अंदर मौजूद ग्राहक भी बाहर आकर यह तमाशा देख रहे थे। रामकिशन धीरे धीरे चलकर विक्रम के पास आए। विक्रम अब नजरें नहीं मिला पा रहा था। रामकिशन ने शांत आवाज में कहा, बेटा मैंने कहा था ना कि वक्त सबका बदलता है। तुमने मेरे कपड़े देखे, मेरी हैसियत नहीं देखी। तुमने मेरे कपड़े देखे, जूतों पर लगी मिट्टी देखी, लेकिन उस मिट्टी की ताकत नहीं देखी। हम किसान हैं, हम झुकना जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं। मैं तो बस खुशी खुशी अपने बेटे के लिए गाड़ी लेने आया था। अगर तुम प्यार से बात करते तो शायद मैं तुम्हें दुआएं देता, लेकिन तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। तभी वहां एक और बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से रॉयल मोटर्स के इंडिया हेड मिस्टर खन्ना उतरे। उन्हें जैसे ही इस घटना का पता चला वो तुरंत वहां आ गए थे। वो सीधे रामकिशन के पास गए और उनके पैर छू लिए। मिस्टर खन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी हमें माफ कर दीजिए। इस बेवकूफ मैनेजर की गलती की सजा पूरी कंपनी को मत दीजिए। हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। यह शोरूम शहर में हमारी इज्जत है। हम इस मैनेजर को अभी नौकरी से निकालते हैं। विक्रम यह सुनकर रोने लगा। वो रामकिशन के पैरों में गिर गया। बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी नौकरी मत छीनिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने घमंड में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रामकिशन ने विक्रम को देखा। वो बूढ़ा किसान जिसका दिल मोम जैसा था। उसने विक्रम को अपने पैरों से हटाया नहीं, बल्कि उसने झुककर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। रामकिशन ने कहा, उठो बेटा, इंसान गलती करता है लेकिन उसे सुधारना भी आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे भूखे मरे। तुम्हारी नौकरी नहीं लूंगा, लेकिन एक शर्त है। विक्रम ने रोते हुए कहा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। रामकिशन ने कहा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। आज के बाद इस शोरूम में कोई भी आए, चाहे वो सूट बूट में हो या फटे कपड़ों में, चाहे वो पैदल आए या साइकिल पर, तुम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करोगे, सबको इज्जत दोगे। और हाँ, वो कोने में जो लड़का खड़ा है, रोहन, उसे मैंने देखा था। वो मुझे पानी पिलाना चाहता था, लेकिन तुमने उसे रोक दिया। उसमें इंसानियत है, उसे आज ही प्रमोट करो। मिस्टर खन्ना ने तुरंत कहा, जी बाबा जी, अभी इसी वक्त रोहन आज से इस शोरूम का नया फ्लोर मैनेजर होगा और विक्रम इसके अंडर काम करेगा ताकि यह सीख सके कि ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। और सर, वो गाड़ी जो आपको पसंद थी, वो कंपनी की तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा है। प्लीज इसे स्वीकार करें। रामकिशन मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं बेटा, मुफ्त की चीज मुझे नहीं पचती। किसान हूं, मेहनत का खाता हूं। मैं पूरे पैसे देकर ही गाड़ी लूंगा, लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हारे हाथ से चाबी नहीं लूंगा। रामकिशन ने रोहन को बुलाया। रोहन की आंखों में आंसू थे। रामकिशन ने उसे पैसे का थैला पकड़ाया और कहा, बेटा तुम मेरी गाड़ी की बिलिंग करो। तुम्हारे हाथ से गाड़ी लूंगा तो मुझे खुशी होगी। उस दिन रॉयल मोटर्स के शोरूम में जो हुआ वो इतिहास बन गया। विक्रम का घमंड चकनाचूर हो गया था, लेकिन उसे इंसानियत का एक बहुत बड़ा पाठ मिल गया था। रोहन की अच्छाई की जीत हुई थी और रामकिशन, वो बूढ़ा किसान, अपनी नई चमचमाती कार में बैठकर शान से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। पीछे छोड़ गया एक ऐसा सबक जो वहां मौजूद हर शख्स के दिल में छप गया था। शाम को जब रामकिशन घर पहुंचा तो उसका बेटा आ चुका था। बेटे ने जब अपने पिता को इतनी महंगी गाड़ी में आते देखा तो वो दौड़कर उनके गले लग गया। रामकिशन ने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये गाड़ी सिर्फ लोहे और मशीन की नहीं है, इसमें तेरे बाप के पसीने की खुशबू और स्वाभिमान की चमक है। जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन कभी किसी गरीब का अपमान मत करना, क्योंकि वक्त के पास हर किसी की औकात का हिसाब होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिल में होती है। और घमंड तो वो दीमक है जो सोने के महल को भी मिट्टी में मिला सकता है। अगर आपको रामकिशन का बदला लेने का तरीका पसंद आया हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करना, और अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या करते, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मैं आपका पीटी साहब फिर मिलूंगा एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी और अपनों की इज्जत करना सीखो। जय हिंद, जय भारत।